नहीं बता दो कोई तो। ओके सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबने लेजर से रिलेटेड मैक्सिमम टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है और नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा हम एक बार ओवरव्यू कर लें कि हमने लेजर में कौन कौन सा पार्ट हमने किया। सो वी हैव स्टार्टेड दिस लेक्चर दिस टॉपिक लेजर। ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था बाय कंपैरिजन विथ ऑर्डिनरी लाइट एंड लेजर। लेजर और ऑर्डिनरी लाइट में क्या डिफरेंस होता है, और ये मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों ने बताया कि जो मेन 4 to 5 पॉइंट्स रिलेटेड टू इंटेंसिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी, कोहेरेंसी, इस तरह की जो चीज़ें होती है वो लेजर को ऑर्डिनरी लाइट से डिफरेंशिएट करती हैं। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ लेजर, और स्पेशली आप लोगों को इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के बारे में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इन एग्जामिनेशन। सो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस तुम्हारे पास ब्रांच वाइज कौन कौन से ब्रांच में क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं उसको तुमको कैटेगराइज करके रखना चाहिए था। देन वी स्टार्टेड द मैकेनिज्म ऑफ लेजर, और इस मैकेनिज्म ऑफ लेजर में जो आइंस्टाइन का जो कंसेप्ट था गिवन इन 1970, 3 टाइप के ट्रांजिशन हम लोगों ने डिस्कस किया। वन, हम लोग एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन की बात किए, फिर स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन और स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन, और ये प्रूव कर दिए कि दैट स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन इज प्रोमिनेंटली रिस्पांसिबल फॉर रिलीजिंग लेजर। लेजर देने के लिए रिस्पांसिबिलिटी जो है वो मेनली स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन का है, जो कि स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन ना हो, और अगर एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन हो रहा है तो सर्टेन प्रोबेबिलिटी की स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन तो होगा ही। इसलिए लेजर के मैकेनिज्म में ये तीनों प्रकार के ट्रांजिशन को शामिल किया गया। फिर हमने डिस्कस किया द कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग लेजर। लेजर को प्राप्त करने के लिए वो कौन कौन से इसेंशियल कंडीशन है, कोई ऐसा नहीं कि ऑर्डिनरी कंडीशन, इसेंशियल कंडीशन कौन कौन से है। तो 2 कंडीशन हमारे पास था। एक तो था कि n2 का मान n1 से ज्यादा होनी चाहिए, जो कि पॉपुलेशन इन्वर्सन के नाम से जाना गया, और दूसरा जो एनर्जी दिया जाता है वो एनर्जी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम लोगों ने फिर टेक्निकली ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश की। तो पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन मेंटेन करने के लिए फिर हमें 2 लेवल सिस्टम से पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन मेंटेन नहीं हो रहा था, तो हमने 3 लेवल सिस्टम और 4 लेवल सिस्टम इस पर डिस्कशन किए, और 3 लेवल सिस्टम दैट इज फॉर सॉलिड स्टेट लेजर, एंड 4 लेवल सिस्टम ये गैसियस लेजर के एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। पंपिंग टेक्निक से हम सेकंड कंडीशन जो Q की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, इसको डिफरेंट पंपिंग टेक्निक से हम लोगों ने उसको सेटिस्फाई किया, उस कंडीशन को फुलफिल कराया। और ये जो पंपिंग टेक्निक्स है, एनर्जी गिविंग टेक्निक्स है, ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ लेजर के ऊपर। सॉलिड स्टेट लेजर में जेनान और रेडान फ्लैश ट्यूब्स हमने यूज किया, गैसियस लेजर में इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, और फाइनली जो सेमीकंडक्टिंग लेजर था उसमें हम लोगों ने डायरेक्ट कन्वर्सन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लेजर, ये पंपिंग टेक्निक हम लोगों ने यूज किया। फिर एक क्रूशियल पार्ट लेजर का कंपोनेंट्स में दैट वाज दैट ऑप्टिकल रेजोनेटर और फैब्रिकेटेड रेजोनेटर, इसका डिस्कशन किया। सारा का सारा जो लेजिंग एक्शन है वो इस फैब्रिकेटेड रेजोनेटर के अंतर्गत होता है। कुछ टर्मिनोलॉजी भी हम लोगों ने डिस्कस किया, लेजिंग एक्शन क्या होता है, या फिर पॉपुलेशन क्या होता है, पंपिंग टेक्निक्स क्या होते हैं, एक्टिव सेंटर्स क्या होते हैं, एक्टिव मीडियम क्या होते हैं, इनके क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें हम लोगों ने इन बिटवीन डिस्कस किया था। देन 3 मेन टाइप्स ऑफ लेजर हमने डिस्कस किया। वन वाज रूबी लेजर, जो कि एक सॉलिड स्टेट लेजर है जिसमें पल्स के फॉर्म में लेजर मिलता है, और इसकी एफिशिएंसी रिलेटिवली बहुत कम है। सेकंड, हम लोगों ने गैसियस लेजर, एक रिप्रेजेंटेटिव लेजर गैसियस लेजर का यूज किया, दैट वाज हीलियम नियॉन लेजर, और हीलियम नियॉन लेजर की एफिशिएंसी रूबी लेजर से ज़्यादा होता है। और ये 4 लेवल सिस्टम है। साथ ही साथ हमने इसमें कंटिन्यूस लेजर हमको मिलता है, साथ ही एक ब्रॉड बैंड ऑफ लेजर्स, इसमें 2-3 प्रकार के लेजर मिलता है। कुछ विजिबल रेंज पे है, एक विजिबल रेंज पे, बाकी इनविजिबल रेंज पे। साथ ही एक मोनोक्रोमेटिक लाइट 6000 एंगस्ट्रॉम का भी उसमें आउटपुट के फॉर्म में आया था, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से मिलता है। फिर हमने डिस्कस किया सेमीकंडक्टिंग लेजर। सेमीकंडक्टिंग लेजर का मैकेनिज्म समझने के लिए क्लास हमने सेमीकंडक्टर फंडामेंटल पे भी लगा दिया। तो इस सेमीकंडक्टिंग लेजर को बैंड थ्योरी के आधार पर समझाने की कोशिश की, और साथ ही एक सेमीकंडक्टर लेजर जो है वो लाइट इमिटिंग डायोड से या ऑर्डिनरी जो डायोड होते हैं पीएन जंक्शन डायोड से कितना डिफरेंट है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक छोटा सा एप्लीकेशन जो यहाँ पर लेजर पे बच गया था, जिसको हमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेनी चाहिए, एंड दैट वाज द होलोग्राफी। नाम सुने होलोग्राफी? नाम सुने हो? नो सर। होलोग्राफी देखे हो सर 3D टाइप। यस, 3D फोटोग्राफी होता है। यस,
So this holography, this is a very wonderful application of laser. ये लेजर के बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है. होलो मीन्स होता है कंप्लीट, और ग्राफी जस्ट फोटोग्राफी के एक पार्ट जैसे होता है. फोटोग्राफी में फोटो खींचा जाता है, वैसे इसमें कंप्लीट जब फोटोग्राफी होता है तो उसको होलोग्राफी कहा जाता है. अब सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि तुम लोगों ने होलोग्राम देखा होगा, बुक्स वगैरह में स्टिकर के फॉर्म में चिपका होता है, और सिंपल ऑब्जर्वेशन में ये देखा जाता है कि वो होलोग्राम दिखने के लिए तो ऑर्डिनरी स्टिकर होता है, लेकिन डिफरेंट एंगल से अगर कोई उसको ऑब्जर्व किया जाए तो तुमको डिफरेंट कलर्स वेरिएशन उसमें दिखाई पड़ते हैं. कुछ लोगो उसमें रहता है, कुछ मोनो उसमें रहता है, और उसके बेसिस पर हम ये जानते हैं कि भाई हाँ ये पार्टिकुलर कंपनी की बुक है और दिस वन इज द रियल वन. हाउ वी विल डिस्कस. अब ऑर्डिनरी फोटोग्राफी और ये जो 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी जिसको हम लोग होलोग्राफी कह रहे हैं, दिस होलोग्राफी इज एक्चुअली द 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you should write one line. This is 3 dimensional. This is 3 dimensional photography. So the holography is a complete photography. A complete photography है. ये 3 dimensional photography. So ordinary photography जो रहता है that is simple 2 dimensional photography. इसीलिए जो फोटोग्राफर होता है वो फोटोग्राफर क्या करता है कि भाई अब कैमरे में तो 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी नहीं हो सकती है ना, तो डिफरेंट पोज में फिर फोटो लेना शुरू करता है. पहले फ्रंट सामने से फोटो लिया, फिर थोड़ा बगल हो जाओ, या खुद ऐसा दूसरे साइड में चला जाएगा, साइड में फोटोग्राफी लेगा, इस साइड से फोटोग्राफी लेगा, डिस्टेंस से लेगा, पास से लेगा. तो डिफरेंट एंगल्स में एंगुलर मोमेंट करके फोटोग्राफी इसलिए लेता है क्योंकि वो कंप्लीट फोटोग्राफ लेना चाहता है. तो दैट इज द 2 डायमेंशनल फोटोग्राफी. अब वो 2 डायमेंशनल हो रहा है इसलिए अपने तीसरा डायमेंशन जो है वो अपने आप चेंज करते चला जाता है क्योंकि उसको कंप्लीट फोटोग्राफी लेना है. सो इन 2D ऑर्डिनरी फोटोग्राफी में, इन द ऑर्डिनरी फोटोग्राफी, so ऑर्डिनरी फोटोग्राफी में दिस इज एक्चुअली द 2 डायमेंशनल फोटोग्राफी. ये 2 डायमेंशनल फोटोग्राफी होता है, और इसमें जो रिकॉर्ड होता है फोटोग्राफिक प्लेट पर, इसका रिकॉर्डिंग होता है दैट फर्स्ट वन इज दैट इज एम्पलीट्यूड रिकॉर्ड होता है, और सेकंड दैट इज द वेव फ्रंट. जो 2 डायमेंशनल फोटोग्राफी होता है उसमें जैसे हमने फ्लैश चमकाया, ये फ्लैश जो है जिस सब्जेक्ट हमें फोटोग्राफी लेना है वो सब्जेक्ट के साथ जाके टकरा करके रिफ्लेक्ट होता है, या अगर बाय द वे किसी लाइट सोर्स से उसमें लाइट पड़ रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, उसको कैप्चर किया जाता है. तो ड्यूरिंग कैप्चरिंग द फोटोग्राफी दो फिजिकल पैरामीटर, वन इज द एम्पलीट्यूड, एंड दिस एम्पलीट्यूड अगर वेव थ्योरी में ले रहे हैं तो दिस इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी. इंटेंसिटी मींस अगर कोई आपको अच्छी इंटेंस इमेज चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, तो आपको एम्पलीट्यूड को कैप्चर करते समय केयरफुल रहना पड़ेगा. गुड कंट्रास्ट फोटोग्राफी की बात की जाती है या फिर एक अच्छी इंटेंसिटी का फोटोग्राफी की बात की जाती है, तो वहां पर ये जो एम्पलीट्यूड है इसके रिकॉर्डिंग के समय थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है. दूसरा वेव फ्रंट जो रहता है वो ये जो है टेक्सचर, जो बॉडी का जो टेक्सचर्स है, इमेजेस है ना, ये वेव फ्रंट जो है वो उसके लिए रिकॉर्ड किया जाता है. तो क्या होता है कि अगर बाहर में कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की अगर कोई फोटोग्राफी लेनी है तो इसमें लाइट इंसिडेंट हो रहा है, और ये लाइट जो है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में इंसिडेंट हो रहा है, ये वेव फ्रंट के फॉर्म में इंसिडेंट हो रहा है. लेट्स से दैट अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो प्लेन वेव फ्रंट, अदरवाइज इस प्रकार के स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में तो होगा. ये वेव फ्रंट इसे टकराता है और टकरा करके फिर ये वापस आता है, वापस आएगा तो फिर ये वेव फ्रंट के फॉर्म में ये वापस आता चला जाएगा. अब होता क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट है इस पार्ट से पहले टकरा करके वापस आएगा, तो इससे जो पहले टकरा करके वापस आएगा उसका रिकॉर्डिंग पहले होगा, और उसके बाद फिर सेकंड पार्ट ये इसके पीछे जैसे डिस्टेंस चला जाएगा, इसका पहले रिकॉर्ड होगा, फिर इसका रिकॉर्ड होगा, फिर यहाँ पर इस पार्ट से वेव फ्रंट टकरा करके रिफ्लेक्ट होगा, इसका रिकॉर्डिंग होगा. तो इस प्रकार से ये 2 डायमेंशनल फोटोग्राफी क्रिएट होता है. जैसे अगर हम खड़े हैं, हमारी अगर फोटोग्राफ ली जा रही है, लाइट हम पे इंसिडेंट हुआ, तो सबसे पहले नाक का टिप जो है ये वाला पोर्शन जो है सबसे फ्रंट पे है, यहाँ से लाइट जो है टकरा करके पहले रिफ्लेक्ट होकर के रिकॉर्ड होगा, उसके बाद फिर डिफरेंट पार्ट्स में जाकर के रिफ्लेक्ट होकर के चलते चले जाता है, और अल्टीमेटली 2 डायमेंशनल फोटोग्राफी होता है. 3 डायमेंशनल चाहिए तो कैमरा वाले को इधर रखना पड़ेगा, इधर रखना पड़ेगा, तो फिर इस साइड का फोटोग्राफी होगा, इस साइड का फोटोग्राफी होगा. फिर आजकल तो डिफरेंट इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, उस सॉफ्टवेयर के जरिए से फिर उसको चमकाने का या एडिट करने की कोशिश की जाती है उस पिक्चर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए.
जो जैसा नहीं होता उससे भी बेहतर दिख सकते हैं, है ना। तो ये आजकल कंप्यूटर साइंस और इसका चमत्कार है, हालांकि रियल फोटोग्राफी का अपना अलग अंदाज होता है। Anyway, so in टू डायमेंशनल फोटोग्राफी इंटेंसिटी और वेव फ्रंट ये दो चीज रिकॉर्ड होता है। और पहले जो फोटोग्राफी फिल्म की बात होती थी तो फिर इसको डेवलप कराया जाता था लेबोरेटरी में। आजकल तो डिजिटल फोटोग्राफी की बात है तो ऑनलाइन तुरंत तुरंत फोटो खींचो और फोटो क्लिक करके तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन पे आ जाता है। नाउ थ्री डायमेंशनल फोटोग्राफी ये कैसे पॉसिबल हुआ? गैबर नाम का एक साइंटिस्ट 1953 के आसपास, गैबर 1953 54 यस, इसी के आसपास उन्होंने ये सोचा कि टू डायमेंशनल फोटोग्राफी में जहां पर इंटेंसिटी है और वेव फ्रंट है, इसमें एक चीज और किसी तरह से रिकॉर्ड किया जा सके, दैट थर्ड पैरामीटर, दैट वाज द थर्ड पैरामीटर, दैट इज इफ फेस एंगल। ये वेव थ्योरी में वेव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर फेस एंगल। तो इंटेंसिटी के लिए एम्पलीट्यूड, वेव फ्रंट जो बॉडी टेक्सचर्स के लिए जिसका फोटोग्राफ लेना है उसके लिए वेव फ्रंट, और तीसरा अगर थ्री डायमेंशनल फोटोग्राफी चाहिए तो किसी तरह से हम फेस एंगल को रिकॉर्ड किया जा सके तो थ्री डायमेंशनल फोटोग्राफी पॉसिबल है। इसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला गैबर को कि थ्री डायमेंशनल फोटोग्राफी कंप्लीट होलोग्राफ का एक प्रकार से कहा जा सकता है होलोग्राफी के इन्वेंशन के लिए। तो ये थ्री डायमेंशनल फोटोग्राफी पॉसिबल है अगर किसी तरह से हम फेस एंगल को रिकॉर्ड कर सके। अब ये जो फेस एंगल, फेस डिफरेंस, इस तरह का जो टर्म आता है वो एक फेनोमेना में आता है, लाइट के फेनोमेना में। तुम लोग को अगर याद हो तो बताओ किस फेनोमेना में हम फेस एंगल या फेस डिफरेंस की बात करते हैं? लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी के लिए? जस्ट थिंक। कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी, लाइट की प्रॉपर्टी जिसमें हम फेस एंगल, फेस डिफरेंस की बात करते हो? हमने बहुत सारे प्रॉपर्टी से लिस्ट आउट किया था। एनीवन, हरी अप। या हमारी आवाज नहीं आ रही है। कौन सी प्रॉपर्टी? कोहेरेंसी। कोहेरेंसी। कोहेरेंसी किसमें होता है? कि किसके लिए जरूरी है कोहेरेंसी? किस फेनोमेना में कोहेरेंसी चाहिए? लेजर में होता है, लेकिन कौन सी, लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी में कोहेरेंसी की बात की जाती है? बोलो बोलो जल्दी। लाइट के किस फेनोमेना में हम कोहेरेंसी की जरूरत? या जल्दी सोचो किस, कैसे? बताओ जल्दी, किस में हम कोहेरेंसी की बात करते हैं? सृष्टि? यस सर। हाँ, किस में कोहेरेंसी की बात करते हैं हम लोग? लाइट के कौन से फेनोमेना? हर्ष शुक्ला? इंटरफेरेंस में शायद। यस, गुड। सो इंटरफ्रेंस। तो इंटरफ्रेंस में हम लोग जब कंडीशंस जब ये करते हैं तो उसमें कहा जाता है भाई कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो एक टर्म आता है कि लाइट बीम जो है वो कोहेरेंट होनी चाहिए, और कोहेरेंट में हम कोहेरेंसी में हम लोग फेस एंगल, फेस डिफरेंस की बात करते हैं। तो एक थर्ड पैरामीटर जो फेस एंगल है, इसको रिकॉर्डिंग की बात आई तो सोचा गया कि क्यों ना हम इस रिकॉर्डिंग में, इस फोटोग्राफिक कैप्चरिंग प्रोसेस में इंटरफेरेंस फेनोमेना का इस्तेमाल करें। तो पहले तो लेजर था नहीं, 1953-54 की बात है। 19 फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेजर तो 1960 में आया। तो उस समय लेजर के बजाय आईआर, इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल किया गया और थ्री डायमेंशनल फोटोग्राफी या होलोग्राम क्रिएट करने की तैयारी की, और रिकॉर्डिंग प्रोसेस के लिए इंटरफेरेंस फेनोमेना का यूज किया। अब इंटरफेरेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट अब फुलफिल होनी चाहिए। फिर सो लेट अस सी कि ये जो होलोग्राफी जो तैयार किया जाता है, होलोग्राम वो किस ढंग से तैयार होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो वेरी कर सकते हैं। तो पहला तो एक ब्रॉड बीम चाहिए लाइट का, ये ब्रॉड बीम रहेगा। स्टार्टिंग में गैबर ने आईआर को लिया था, बाद में इसमें लेजर, ये लेजर के एप्लीकेशन के अंतर्गत आ गया। तो एक लेजर का एक ब्रॉड बीम, ब्रॉड लेजर ये आगे बढ़ता है। अब हमें इंटरफेरेंस के लिए दो लाइट बीम चाहिए। तो ये जो ब्रॉड बीम है, इस ब्रॉड बीम को आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं।
तो एक पार्ट जो होता है यहाँ पर एक सेपरेटर लगा दिया, दिस इज दैट सेपरेटर। तो एक सेपरेटर यूज कर दिया और सेपरेटर को इस तरह से रखा गया, सेपरेटर को इस तरह से रखा गया, इससे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में। तो ये सेपरेटर है और सेपरेटर से जो रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइट आ रहा है, इस लाइट को फिर नाम दे दिया जाता है, दिस इज नोन एज द रेफरेंस बीम। ये रेफरेंस बीम है। So this is the reference beam. So इस सेपरेटर से रेफरेंस बीम जो है रिफ्लेक्ट होकर के एक डायरेक्शन पे आएगा। सेकंड जो पार्ट है जो आगे जा रहा था, ये जो सेकंड पार्ट है, ये उस ऑब्जेक्ट से टकराता है जिस ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफी लेनी। तो एक ब्रॉड बीम था, इस ब्रॉड बीम को सेपरेटर से या स्प्लिटर से, इसको टर्म कहेंगे उसमें, स्प्लिटर, लाइट को दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा है। So this is the separator or splitter. स्प्लिटर से लाइट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो एक पार्ट जिसको रेफरेंस बीम कहा जाता है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर करके आया। सेकंड पार्ट आगे गया और आगे जाकर के उस ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफी लेनी है, उस ऑब्जेक्ट से टकराता है और टकराने के बाद फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये रिफ्लेक्ट होकर के। तो नाउ वी हैव टू सेट्स ऑफ बीम। ये बीम हो गया रेफरेंस बीम, और ये ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है, सो दिस इज ऑब्जेक्ट बीम, उस ऑब्जेक्ट से आ रहा है। और इन दोनों पेयर्स ऑफ जो बीम्स हैं, इनके बीच में वो सारे कंडीशन जो कि लेजर के लिए जरूरी है, वो सारे कंडीशन को ये फुलफिल करता है। कौन कौन से कंडीशन होते हैं? ये पैरेलल होनी चाहिए, तो पैरेलल दिख रहा है। डायग्राम बनाते समय इसको देखना, वो बहुत सारे बुक्स में ये थोड़ा सा गलत दिखता है, डायग्राम बनाने में ध्यान नहीं देते। तो ये बीम इधर से आ रहा है, दूसरा बीम इधर से आके से टकरा रहा है, ऐसा मुड़ रहा है, ऐसा है ना, दोनों पैरेलल होनी चाहिए। ये पैरेलल बीम आ रहा है। वेलोसिटी आइडेंटिकल होगा क्योंकि एयर में ही है, कहीं पर ऐसा नहीं कि कोई मीडियम से ऊपर भी जा रहा है, यहाँ से भी एयर से आ रहा है, यहाँ से भी एयर से आ रहा है। सो दोनों का वेलोसिटी आइडेंटिकल है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, ऑब्वियसली ये कोहेरेंट है। ये कोहेरेंट बीम यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के पहुंचा और ये इंटरफेरेंस कंडीशन फुलफिल करता है। तो यहाँ पर जो जिसमें रिकॉर्ड किया जाना है, चाहे वो डिजिटल कैमरा हो या कैमरा हो, इसमें रिकॉर्ड किया जाना है, वो रिकॉर्डिंग वाला जो पार्ट होता है, दिस इज इंटरफेरेंस रिकॉर्डर। इंटरफेरेंस रिकॉर्डर, इसमें रिकॉर्डर, सो इस इंटरफेरेंस को इसमें रिकॉर्ड कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। दिस इज द कैप्चरिंग प्रोसेस। ऑर्डिनरी फोटोग्राफ में जब क्लिक किए फोटोग्राफ निकल गया, इसमें ऐसा नहीं, इसमें इंटरफेरेंस फेनोमेना का यूज किया जाएगा। और ये सेपरेटर होगा, स्प्लिटर होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, और ये पैरेलल बीम को फिर इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज द इंटरफेरेंस रिकॉर्डर। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। एक वेरिएबल हो सकता है कि ये जो बीम है, इस बीम का वेवलेंथ को चेंज कर सकते हैं, अलग-अलग वेवलेंथ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तुम लोगों ने जो होलोग्राम्स पैटर्न होते हैं, उस होलोग्राम्स पैटर्न्स में तुम लोगों ने देखा है कि किस तरह से एक कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर ऐसे दिखाई पड़ता है। और ये डिफरेंट कलर्स क्यों है? दैट डिफरेंट कलर्स इज बिकॉज़ ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो ये अलग-अलग वेवलेंथ से रिकॉर्ड हुआ होता है। तो एक वेरिएबल होता है दैट इज द वेवलेंथ। दूसरा वेरिएबल हो सकता है दैट इज द एंगल। यहाँ पर एक एंगल से लाइट बीम इंसिडेंट हुआ, थोड़ा सा 1 डिग्री का डिफरेंस करके दूसरे एंगल से हम लोगों ने ले लिया, फिर 1 डिग्री का डिफरेंस किए, तीसरा एंगल ले लिए। तो डिफरेंट एंगल्स में, सो द वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स यूज्ड ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम। सो होलोग्राम रिकॉर्ड करते समय जो वेरिएबल्स यूज किए जाता है, उसमें पहला है, फर्स्ट वन इज वेवलेंथ। अलग-अलग वेवलेंथ में इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। एंड सेकंड वन इज फेस एंगल, थोड़ा सा डिफरेंट एंगल्स में इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। और ये जो वेवलेंथ का आप एक रेंज रखेंगे, फेस एंगल में भी ये जो 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी में, इतने लेट तक लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं भैया? सो द फेस एंगल में ये मैक्सिमम 300 एंगल्स तक रिकॉर्ड हो सकता है। मतलब आप एक एंगल का डिफरेंस अगर करते चले जाओ, रोटेट करते चले जाओ, तो 300 डिग्री तक 300 इमेजेस कैन बी रिकॉर्डेड। ओके, गेट द पॉइंट? थोड़ा सा चेंज करते चले जाओ। कंप्लीट रोटेशन होता है 360, एक रोटेशनल, इसमें कंप्लीट रोटेशन में 360 होता है, इसमें 300 डिग्री तक आप रोटेट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द सेम फोटोग्राफिक प्लेन, इन द सेम फोटोग्राफिक फिल्म।
दिस इज द बेनिफिट। सर वेरिएबल्स के बाद क्या है? वेरिएबल्स में एक है वेवलेंथ रिगार्डिंग ऑफ द होलोग्राम, है ना, एंड वेरिएबल्स यूज्ड ड्यूरिंग रिगार्डिंग ऑफ होलोग्राम। फर्स्ट वन इज द वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ में रिकॉर्ड किया जा सकता है। सेकंड वन इज द फेस एंगल, डिफरेंट एंगल्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है। और एक सिंगल फोटोग्राफिक फिल्म पे, एक सिंगल फोटोग्राफिक फेस पे हम 300 इमेजेस रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्सिमम सो फार। हो सकता है आगे और इन्वेंशन हो और इसको और बढ़ाया जा सके, लेकिन एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पे 300 इमेजेस रिकॉर्ड करना ये भी अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धि है ना। सो 300 इमेजेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो या तो फिर इसी ऑब्जेक्ट का 300 वेवलेंथ पे रिकॉर्ड कर लिया जाए, या फिर एक वेवलेंथ किया और इस ऑब्जेक्ट को चेंज करते चले गए। एक बार एक ऑब्जेक्ट लिए, दूसरे बार थोड़ा सा चेंज कर करके ऑब्जेक्ट लिए, तो उसमें फिर वेरिएशन आ जाएगा, है ना। सो इस तरह से 300 इमेजेस कैन बी रिकॉर्डेड इन अ सिंगल फिल्म इन दिस होलोग्राम। तो वेवलेंथ वेरिएबल होता है और फेस एंगल वेरिएबल। तो दिस इज द रिकॉर्डिंग प्रोसेस। ये 60 नोट्स के फॉर्म में तुम्हारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है किसी बुक में, सिंपल 1 से 1.5 पेज में इसको समझाया गया है। अब ये हो गया रिकॉर्डिंग प्रोसेस, रिकॉर्डिंग इज कंप्लीट। नाउ डिस्प्ले, अब इसको आउटपुट के फॉर्म में लेना है। डिस्प्लेइंग प्रोसेस में ये हो गया इंटरफेरेंस फेनोमेना, रिकॉर्डिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया जा रहा है, और द रिकॉर्डिंग इंटरफेरेंस फेनोमेना यूज हो रहा है। लाइट इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यहां तक क्लियर है कैसे इंटरफेरेंस हो रहा है ना। दो पैरेलल बीम लिए और ये सारे ये बीम जो है वो इंटरफेरेंस से सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और ये इंटरफेरेंस प्लेट पे या फिल्म पे इसको रिकॉर्ड कर लिया गया। और रिकॉर्डिंग के लिए डिफरेंट वेवलेंथ ले सकते हैं, डिफरेंट एंगल्स ले सकते हैं। 300 मैक्सिमम इमेजेस कैन बी रिकॉर्डेड। नाउ फॉर द आउटपुट प्रोसेस, रिकॉर्डिंग तो हो गया, अब डेमोंस्ट्रेशन होना है, डिस्प्ले होना है। सो फॉर द डिस्प्ले प्रोसेस diffraction phenomena is used for display. Diffraction phenomena यूज किया जाता है। अब डिफ्रैक्शन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके लिए एक स्लिट की जरूरत पड़ती है, और वेवलेंथ जो होना चाहिए वो उस स्लिट के साइज में होना चाहिए। जब हम लोग क्वांटम फिजिक्स वाला यूनिट पढ़ रहे थे तो हमने उस पर डिटेल से डिस्कशन किया था कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो एक ग्रेटिंग की जरूरत पड़ेगी या फिर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, यहां पर ये जो फिल्म हम लोगों ने तैयार करके रखा वो इंटरफेरेंस फिल्म, रिकॉर्डेड फिल्म, उसी फिल्म को ऐसा ग्रेटिंग यूज करते हैं। कैसे? वो जो फिल्म है उस फिल्म में हमारे पास 300 एंगल्स पे 300 इमेजेस हैं ऐसे। तो एक इमेज और दूसरे इमेज के बीच का जो गैप होता है, दैट गैप कैन बी यूज्ड एज अ डिफ्रैक्शन स्लिट। ऐसे 300 images we have, so 1 डिग्री के डिफरेंस पे 300 images है उसमें, तो 300 lines we have, one can say. Okay, so this film, that recorded film, this can be used as recorded film. इंटरफेरेंस जिसमें रिकॉर्ड हुआ है, इंटरफेरेंस फिल्म, it can be used as a slit. This can be used as a slit. जिस पार्टिकुलर एंगल पर उसमें रिकॉर्ड किया गया है उसी एंगल पर अगर कोई इसमें लाइट इंसिडेंट कराया जाए, तो दिस इज दैट बीम, द लेजर बीम। जिस एंगल पे रिकॉर्ड हुआ है उसी एंगल पर इसमें जब लेजर बीम इंसिडेंट कराया जाता है तो सामने एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। दिस इज द सेंटर मैक्सिमा, this is the first order maxima, and here this is also the first order maxima. तो ये स्लिट की तरह काम किया। ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, या सॉरी ये जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, दिस इज जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, दिस इज आल्सो द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। तो वो ऑब्जेक्ट जो कि रिकॉर्ड किया गया है उस ऑब्जेक्ट को यहां पर देखा जा सकता है या उस ऑब्जेक्ट को यहां पर देखा जा सकता है। दोनों में से किसी भी एक पोजीशन पर वो ऑब्जेक्ट विजुलाइज किया जा सकता है। अब कैसे? अगर कोई बाहर आप इस ऑब्जेक्ट को देखना है, जो इमेज हमने किया है, वो तुम यहां से अगर कोई ऑब्जर्व करना चाहो, है ना,
तो यहाँ से इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। यहाँ से दिखा ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर कोई आप ऑब्जर्व करना चाहो तो ये यहाँ से देखा जा सकता है। तो डिफरेंट जो लेजर शो होता है ना, तुम लोगों ने लेजर शो जो देखा होगा, उस लेजर शो में वो मोमेंट करते हुए जो दिखाई पड़ता है, दैट मोमेंट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ डिफरेंट इमेजेस, वेरिंग इमेजेस। एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या फिक्स वेवलेंथ पे रिकॉर्ड कर लिया गया, सेकंड थोड़ा सा मूवमेंट किया, उसको रिकॉर्ड कर लिया गया, थर्ड बार फिर से मूवमेंट किया, उसको रिकॉर्ड कर लिया गया। तो जो चूंकि डिफरेंट मोमेंटम पर उसको डिफरेंट एंगल्स पे रिकॉर्ड किया, मैंने कहा कि 300 इमेजेस कैन बी रिकॉर्डेड। सो मैं अगर कोई बैक में कोई रोटेशन हो रहा है, इस रोटेशन को 300 एंगल्स पे अगर कोई रिकॉर्ड कर लिया गया और उसी चीज को उस 300 एंगल्स पर यहाँ पर लाइट अगर इंसिडेंट कराया जाए रोटेट के साथ, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूवमेंट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। So during shooting process या during recording process अगर कोई विजुअल ऑब्जेक्ट है तो उस विजुअल ऑब्जेक्ट को उसी ढंग से रिकॉर्ड किया, या फिर तुम्हारा वो जो होलोग्राम होते हैं, उस होलोग्राम में भी वो फिक्स एंगल पे ना करके डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट वेवलेंथ पे रिकॉर्डेड रहता है। जब तुम उसको विजुअलाइज करते हो, हेड को मूवमेंट करके विजुअलाइज करते हो, तो डिफरेंट कलर्स पे इसलिए दिखाई पड़ता है। दिस इज द होलोग्राम, दिस इज होलोग्राफी, दिस इज लेजर शो। तो लेजर शो में जो रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस होता है वो इंटरफेरेंस से होगा, और डिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस होगा वो तुम्हारा जो डिस्प्ले का जो प्रोसेस होगा वो डिफ्रैक्शन से होता है। एक थिन एयर फिल्म में ही उसको दिखाया जा सकता है। सो एकदम बहुत भव्य लेजर शो होता है, डिफरेंट कलर्स, आउटपुट बहुत अच्छा लगता है। और फेनोमेना इज नॉट सो सिंपल बट नॉट टू डिफिकल्ट आल्सो। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जिसको समझ में आता है, और आजकल तो भाई टेक्नोलॉजी इतना डेवलप्ड है, सो रिकॉर्ड इजीली किया जा सकता है और डिस्प्ले भी इजीली किया जा सकता है। सो दिस इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ लेजर होलोग्राफी एंड होलोग्राम। और इस होलोग्राफी में एक तो स्टिकर के फॉर्म में यूज होता है, लेजर शो में यूज किया जाता है, या किसी कॉन्फिडेंशियल मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए भी इसका यूज होता है। अब कैसे? तुम्हारे पास 300 एंगल्स पे इतने सारे वेवलेंथ हैं, किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे तुम कोई कोड उसमें छुपा दो, या कोई कॉन्फिडेंशियल मैसेज उसमें छुपा दो, उसको स्टिकर के फॉर्म में भेज दो किसी के पास। सामने वाले देखेगा वो जस्ट एक होलोग्राम में स्टिकर है, हाँ, लेकिन उसको बता दो भाई इस पार्टिकुलर एंगल को तुमको ऑब्जर्व करना है इस वेवलेंथ पे। अगर उस वेवलेंथ पे, उस एंगल पे अगर कोई ऑब्जर्व करेगा तो जो कॉन्फिडेंशियल मैसेज है उसको मिल सकता है ना। तो ये डिफेंस प्रोसेस में एक गुड कम्युनिकेटर, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेटर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इवन दैट इन योर होलोग्राम, होलोग्राम जो है ऑर्डनरी ऐसे स्टिकर नहीं है चिपका के तुम डिफरेंट सीरियल लगा के देख रहे हो अलग अलग कलर में। उसमें किसी पार्टिकुलर एंगल पर कुछ ऐसे चीज उसमें मेंशन रहता है जो वो व्यक्ति जानता है, जिस व्यक्ति ने बनाया है, जो भी जो बुक वाला है ना, वो मार्केट में पता कर लेता है, हाँ भाई मेरे नाम से ऐसा स्टिकर चिपका दिया गया, कोई गलत है वो मेरा वाला बुक नहीं है ना, वो फर्जी है। तो वो रियल प्रोडक्ट है, इसको दिखाने के लिए होलोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो इज दिस क्लियर? होलोग्राम? Yes, Any sir. question? Any question? No question. Let me proceed. इसको पढ़ के देखना बुक में, है ना। बहुत डिटेल से तो नहीं दिया रहता, लेकिन कम से कम इतना मैकेनिज्म दिया रहता है। और यू कैन सेंड मी एनी डाउट, एनी क्यूरीज अगर है तो तुम पूछ सकते हो। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट दैट सेकंड पार्ट ऑफ। थोड़ा समझ में आया। थोड़ा समझ में आया, गुड वन। चलिए, थोड़ा तो समझ में आया। जब पढ़ोगे इस लेक्चर को और YouTube में डालने के बाद एक बार दो बार और देखना, है ना। मैंने क्लियर करने की कोशिश किया है, लेकिन होलोग्राम एक लेक्चर के लायक नहीं, उसमें तो एक बहुत बड़ा लेक्चर बनता है, 1.5 से 2 घंटे में उसको समझाया जाता है। मैंने उसको शॉर्ट एंड स्वीट, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं समझा सकता था, मैंने ट्राई किया है। बाकी लोग को भी थोड़ा समझ में आया क्यों आशीष मिश्रा? यस सर। थोड़ा समझ में आया तेरे भी? यस सर। अच्छा, हाँ, चलिए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस यूनिट, दैट इज सर। तो ये होलोग्राम को ऐसे नॉर्मल कैमरा के जैसे यूज कर सकते हो फोटोग्राफी के लिए? नो, अगर तुम्हारे कैमरा अगर कोई कैप्चरिंग अगर तुम्हारे कैमरा में प्रोसेस है तो तुम कर सकते हो। मैंने कहा ना, इसमें तुम ऑर्डिनरी कैमरा में वेव फ्रंट और एम्पलीट्यूड ही रिकॉर्ड होता है। एंगुलर रिकॉर्डिंग अगर किसी में अगर पॉसिबल है तो 3D फोटोग्राफी कर सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास कोई सिस्टम है जिसमें 3D फोटोग्राफी कर सकते हो तो यू कैन जस्ट कैप्चर दैट होलोग्राम।
दिस इज 3D फोटोग्राफी, 3 डायमेंशनल, डिफरेंट एंगल्स पे तुमको रिकॉर्ड करने हैं। सो ऑप्टिकल फाइबर, सर ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसा मेरे ख्याल से सारे टॉपिक इंटरेस्टिंग था यार, कौन सा टॉपिक इंटरेस्टिंग, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेटिव है। फिजिक्स में जहाँ पे लॉजिक ना हो, क्यूरिश ना हो, कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म ना हो जिसको समझाने में मजा आए, समझने में मजा आए, तो फिजिक्स में थोड़ी मजा आता है। फिजिक्स सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं है ना, फिजिक्स बहुत सारी चीज को कंटेन करके रखा हुआ है, दैट्स व्हाई फिजिक्स इज स्पेशल। ठीक, सो ऑप्टिकल फाइबर, तुम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर देखा है? यस सर। कहाँ पे देखा तो सर? सर सिर्फ बुक में देखे हैं, फिजिकल फॉर्म में नहीं देखे। फिजिक्स फॉर्म में नहीं देखे हो? विपुल तुमने कहाँ देखा? नहीं देखे हैं सर। अरे यार ऐसा मत बोला करो यार। किसी ने नहीं देखा ऑप्टिकल फाइबर? घर में किसी ने लगा नहीं है देखा? सर। किसके? पीटर तुम्हारे घर में लगा हुआ है? यस सर। कहाँ पे सर लगा मैंने हुआ भी है? घर में ही देखा है। घर में कैसे देखा? सर कोई दिखाया सर ही यहाँ नहीं। कोरबा। कैसे लगा हुआ है? सर जियो फाइबर। तो काट के देखा है तुमने? उन लोग जब डाल रहे थे तब देखे थे सर। अच्छा, वो लोग जब लगा रहे थे उस समय तुमने Yes, देखा है sir. फाइबर? मुझे लगा कि जियो फाइबर लगा है, इसको काट के देखे, बोले यस ये है फाइबर। नहीं सर। अनुज कुरकुरे तुमने देखा? तो होगा ना। तुमने देखा? हाँ लैब में है, नो सर। तुमने लैब में है ऑप्टिकल फाइबर, और जब लैब आओगे तो लैब इंचार्ज साहब से बोल करके पूछ करके आप देख सकते हो, काट के मत देखना लेकिन उसमें। सो दिस ऑप्टिकल फाइबर, जब तुम लोग आ सकते हो लैब के दौरान कभी आ जाओ। चलिए, सो ऑप्टिकल फाइबर, सबसे पहले तो देखिए कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। ऑप्टिकल फाइबर हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? ऑब्वियसली दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो सिग्नल या डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है। हम शायद एक आध क्लास में हमने डिस्कस किया होगा इस बात पे, या नहीं भी किया हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है वो अभी बुस्ट में है। हम हर तरफ ये चाहते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन हो वो फास्ट हो, डाटा कम्युनिकेशन, सिग्नल कम्युनिकेशन, ये बड़ी फास्ट कम्युनिकेशन। जो ओल्ड जो सिस्टम है, डिवाइसेस है, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसा कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसा कैरियर यूज किया जाता है। जब हम फंडामेंटल क्वांटम फिजिक्स का पढ़ रहे थे उस समय हमने इस पर डिस्कस किया था। इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो स्पीड बहुत ही कम होता है। साथ ही साथ जो कॉपर वायर हम यूज कर रहे हैं उस कॉपर वायर के थ्रू उस इलेक्ट्रॉन को जाना है। अगर हम बाय द वे चाहते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो, देन वी नीड अ गुड व्हीकल। तो लाइट को अगर ऐसा व्हीकल हम अगर यूज करना चाहें जिसकी स्पीड अभी तक हम लोग हाईएस्ट मानते हैं, तो लाइट को ऐसा कैरियर अगर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत पड़ती है, जिसमें लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होता है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? चलो भाई कोई बताओ। सो द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके, तो एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शब्द आएगा इसमें। तो व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? दिस इज अ थिन वायर made up of glass or plastic. A cylindrical wire, one should write it is cylindrical wire, not just like a copper wire. So this is a very thin cylindrical wire made up of glass or plastic. Glass या plastic से बना होता है, made of glass or plastic, through which light can
travel, light can travel by total internal reflection. So this optical fiber, this is just a thin cylindrical wire, and this is made up of, ये ग्लास से प्लास्टिक का बना होता है और बहुत थिन वायर है, और इसमें लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है. So light can travel, light can propagate, light can transmit through this optical fiber using this total internal reflection. अब इसके साथ अगर सिग्नल को भेजा जाता है तो सिग्नल साथ में लाइट के साथ निकल लेगा, है ना. तो इसलिए सिग्नल प्रोसेसिंग में ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होता है. अब क्वेश्चन वही है, व्हाट इज दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. लेटर में तुम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है ऑप्टिक्स में. यस सर. किसी को आइडिया व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? What is total internal reflection? Anyone? सर इंसिडेंट रे हमारा रिफ्लेक्ट होके जाता था. इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर जाता था, कहाँ जाता था? सर अंदर ही स्लैब एक मिनट में सर. मल्टीपल बार रिफ्लेक्ट होता अंदर था. ही में जाता था. अच्छा. इसमें इंसिडेंट कुछ, होता था फिर रिफ्लेक्ट होता था, फिर इंसिडेंट होता था फिर रिफ्लेक्ट. अच्छा इंसिडेंट होता रहता, रिफ्लेक्ट होता रहता, इसके लिए कुछ कंडीशन फुलफिल सर होता था? सेम यस सर. वो सर सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होके आता था. वेरी गुड. सेम मीडियम पे रिफ्लेक्ट होकर आता था. हाँ, ईशा कुछ बोल रही थी. कंप्लीट रिफ्लेक्शन. कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है. कुछ कंडीशंस? यस सर. वो डेंसिटी का रहता है सर. इंटरनल Density डेंसिटी का और ग्रेटर देन द 90 डिग्री. यस सर. एंगल में एंगल रिफ्लेक्ट होता था तो reflected angle. हाँ, उस एंगल को कुछ नाम देते हैं. यस, सर सी क्रिटिकल एंगल. angle. तो क्रिटिकल एंगल नाम देते हैं. वेरी गुड. और बलवंत सिंह, सरदार बलवंत सिंह आज गायब है, दिख नहीं रहा. एक तो लेट से ज्वाइन किया और प्रेजेंट बोलो. हो सर, प्रेजेंट हो. हाँ प्रेजेंट हो ना. हाँ चल बोल भाई. हाँ बोलो, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? कुछ आइडिया? डू यू नो क्रिटिकल एंगल? नहीं पता सर. नहीं पता. So smallest angle of incident. या Smallest angle of incident. हाँ, उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं. Sir, सर जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ 90 डिग्री. सर एंगल 90 डिग्री फॉर्म होता था. चलो जब कुछ आइडिया है. स्मृति सिंह, हाँ बोलो, क्या होता है क्रिटिकल एंगल? सर हाँ रिहंत, तुम कुछ बोल रहे हो. सर जहाँ पे मतलब ये डेंसर में जाता है तो लार्जेस्ट दोनों एक साथ पॉसिबल मतलब एंगल होता है जिसमें रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है. हाँ, उसका सामने का पोर्शन. डेंसर में जा रहे हो 90 डिग्री बनाएगा तो रेयर से डेंसर में जा रहे हो. चलिए कुछ चीजें तुम लोग देख. एक अच्छी बात है कि कुछ चीजें. सर ऑप्टिकल मीडियम में 90 डिग्री एंगल बनाता है. ओके ओके. चलिए अब तुम लोगों ने खिचड़ी बनाया उसको मैं थोड़ा अलग अलग करके बता देता हूँ, है ना. तो इसमें रिफ्रैक्शन की बात आती है. पहले दो मीडियम की बात होती है. दिस इज मीडियम नंबर 1, दिस इज मीडियम नंबर 2. और इसमें से एक मीडियम जो है वो रेयर मीडियम होता है, दूसरा डेंसर मीडियम होता है. तो दिस मीडियम जनरली तुम देखेंगे दैट इज रेयर मीडियम एंड दिस इज द डेंसर मीडियम. सो रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में डिफाइन करते हैं. लेट्स से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज mu1 एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज mu2. सो दैट इफ mu2 is greater than mu1 मींस ये डेंसर है और ये रेयर है. तो जो डेंसर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेयर मीडियम जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर वैल्यू में तुम्हारे पास लॉ ऑफ जो रिफ्रैक्शन है गिवन बाय स्नेल, उस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में कहा जाता है. डोंट कंफ्यूज विद रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन. सो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में कहा जाता है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर ट्रेवल करता है तो वो जो नॉर्मल होता है उस नॉर्मल से डेविएशन आ जाता है. ये डिपेंड करता है कि लाइट जो है वो किस मीडियम से किस मीडियम पे जा रहा है. अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाता है तो आफ्टर जस्ट क्रॉसिंग दैट मीडियम वो नॉर्मल की तरफ डेविएट होगा अगर कोई रेयर से डेंसर पे जाएगा. और अगर डेंसर से रेयर पे जाएगा तो वो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चला जाएगा. तो पहला नंबर पे जो कंडीशन होता है उस कंडीशन में लेट्स से दिस इज दैट नॉर्मल ड्रॉन. एक लाइट इसमें इंसिडेंट करा है
ओके, क्योंकि ये रेयर है, सॉरी ये डेंसर में एक रेयर है, तो इससे क्रॉस होने के बाद ये जो लाइट है, ये लाइट नॉर्मल से दिस एंगल, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा आई एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा आई। ओके, सो फर्स्ट नंबर, सिंस लाइट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जा रहा है, इसलिए थीटा आर की जो वैल्यू होगा वो थीटा आई से ज्यादा होगा। Okay, so you can, if you want, you can write question: if light wave passing from denser medium to rare medium, then after refraction, theta r is greater than theta I. Angle of refraction will be always greater than angle of incidence. अब इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाते चले जाएं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस वैल्यू को और बढ़ा दिए। This is the second line. थोड़ा सा इस वैल्यू को और बढ़ा दिए। ये लाइट जो है वो और आर की वैल्यू और बढ़ा, तो जैसे जैसे हम थीटा आई की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे थीटा आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। एक पार्टिकुलर वैल्यू, जिस वैल्यू को, दिस इज दैट थर्ड वैल्यू, हम यहां तक उसको लिया है, पार्टिकुलर वैल्यू फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट जो है वो इसमें रिफ्लेक्ट हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस बिकम्स 90 डिग्री। This is known as critical angle. So the second, it's light wave passing from, वैसा remember this, denser medium to rare medium. This is okay. यहीं पे होना है ये कंडीशन। अगर ऐसा कंडीशन है तो थीटा आर की वैल्यू है थीटा आई से ज्यादा होगा। एक स्पेसिफिक वैल्यू फॉर specific value of theta I, angle of incident, for a specific value of theta I, if theta r is equal to 90 degree pi by 2, that value is known as critical angle. That is known as critical angle. Okay, so when light passes from denser medium to rare medium, always this angle of refraction will be greater than angle of incident. For one specific value of theta I, this theta r becomes 90 degree. That theta I means that angle of incident, it is known as critical angle. उसको critical angle कहा है। सर अटेंडेंस दे। अटेंडेंस देने का मन कर रहा है क्या? इसका जितने हैं इसको स्नैपशॉट ले लो भाई, कौन लेता है? आज जो लिस्ट है उस लिस्ट का स्नैपशॉट लेके मेरे को भेज दो। हाँ, तुम स्नैपशॉट लेके भेज दो। आज मैं अटेंडेंस वो ये नहीं कर रहा हूँ, है ना? यहीं से नाम को ही स्नैपशॉट लेके दे दो जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं। सर मैं थोड़ा थोड़ा सही बताया था रेयर डेंसर वाला। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा तुम लोग को आइडिया है, इसलिए मैं भी बताई थी फिर। हाँ सर IWT क्या है सर? हम लोग को एक नया ग्रुप बनवाए। क्या चीज? सर IWT ग्रुप बनवाए सर हम लोग को। सर कल लड़ाई हो गई थी सर ग्रुप में। वो एक इंटरनेट बेस्ड लैब है वो, ठीक है? तो थोड़ा टोटल रिफ्लेक्शन को भी इसी साथ में क्लियर कर ले। अगर बाय द वे ये एंगल थीटा आई अगर इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, मींस नाउ नेक्स्ट वन, इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस थीटा एंगल, नाउ ये यहां तक हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल हुआ थीटा सी, यहां तक ये 90 डिग्री में था। इसके और अगर कोई बियॉन्ड गया तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर इस रिफ्लेक्ट हो जाएगा इन द सेम मीडियम,
and this is known as total internal reflection. इसको total internal reflection. तो total internal reflection के लिए दो कंडीशन कौन कौन से हुआ? पहला, लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जानी चाहिए. सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये थीटा सी से ज्यादा होनी चाहिए. अगर थीटा सी से ज्यादा होगा, then this light will come back to the same medium, and this is known as total internal reflection. Now, सर तो मतलब IWT का भी स्टडी करना पड़ेगा. yes, तो वो ग्रुप वाला सर टाइम टेबल में तो नहीं दिया है ना ये? I write you. So this angle, this is greater than theta c. This theta I, which is greater than theta c. Then this angle, that light beam will reflect in the same medium. Then this is known as total internal reflection. अब ये reflection है तो obviously ये जो angle है, ये angle identical होगा, ये angle है ना. यहाँ पर फिर angle of reflection कहा जाएगा, इसको refraction है ना. तो ये this one, this is identical. हाँ, जो शायद तुम कहने की कोशिश कर रहे थे. क्योंकि रिफ्लेक्शन, हाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो जाएगा इसमें. ओके, सो यहाँ तक क्लियर है. चलिए, सो हम नेक्स्ट क्लास में फिर ऑप्टिकल फाइबर पे इसका यूज करने की कोशिश करूंगा. आज भी असाइनमेंट मिलेगा क्या? ऑब्वियसली मिलेगा यार. सर आपने वो EDRP में कुछ डाले था ना अटेंडेंस? क्या हो गया? अटेंडेंस तो डाल दिया मैंने. सर गलत है. पूरा गलत है सर. 5 ही दिखा रहा है अटेंडेंस. सर हम लोग तो फुल अटेंड किए हैं. सर मैं तो डेली रहता हूँ सर, आपको नाम भी याद है. सर मेरा दिखा रहा है सर.